कंप्लीट कर दूंगा। तो देखते हैं, करके देता हूं मैं आपको। चलो आ जाओ बेटा, जल्दी से फटाफट से, है ना। आ जाओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, लो जी आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब हम चलते हैं बेटा। कल हमने 17 तक आपके साथ कवर अप कर लिया था, ठीक है। चलिए प्लीज बेटा, प्लीज अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। प्लीज अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करिए। एवरीवन बैक विद मी। चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लो जी बच्चों, अब हम आपके साथ चल रहे हैं बेटा अपने अगले टॉपिक की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। इजीली इट कैन बी हैंडल्ड। थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है, ठीक है। आइए। अ कंपनी करंटली हैज 10 लाख रुपीस पर एनम ऑफ सेल्स। भाई अभी कंपनी की 10 लाख की सेल्स है और ऑन क्रेडिट टर्म 60 डेज। बेटा क्रेडिट टर्म 60 डेज का मतलब क्या हुआ? मतलब कंपनी 60 दिन का उधार देती है। कंपनी 60 नहीं बेटा, पहले सुन लो, पहले पूरी बात सुनो। मेरे को पता है तुमने गलतियां करनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरी बात सुनो। इसका मतलब कंपनी 60 डेज का उधार देती है। इसका मतलब कंपनी 60 डेज का उधार देती है। बताइए क्या इसमें कोई डिस्काउंट की बात करी गई है? क्या अभी तक कोई डिस्काउंट की बात करी है? नो। बहुत बढ़िया। एवरेज क्रेडिट टेकन इज हाउएवर 80 डेज। इसका मतलब सर ये क्या हुआ? अबे ये क्या हुआ? कहता है कंपनी बोलती है 60 दिन में पैसे देना, बट हमारे नालायक जो डेटर्स है वो पैसा 80 दिन में देते हैं, ऑन एन एवरेज 80 दिन में। तो इसका मतलब दोस्तों आप मुझे बताइए बेटा, आपका क्रेडिट पीरियड हुआ कितना? आपका एसीपी कितना हुआ? एसीपी बेटा 80 डेज होगा। एसीपी विल बी 80 डेज। बहुत बढ़िया। कंसीडरिंग ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 3% विद इन 7 डेज। अब बेटा डिस्काउंट पॉलिसी आ गई, 3% डिस्काउंट अगर 7 दिन में पैसे देते हैं। एंड इट एक्सपेक्ट दैट 60% ऑफ कस्टमर्स विल टेक द डिस्काउंट। 60% लोग डिस्काउंट ले लेंगे। यानी कि कैन आई से 60% ऑफ द पीपल विल बी डूइंग द पेमेंट विद इन 7 डेज। 60% of the people will be doing the payment within 7 days. 7 दिन में पैसे दे देंगे। The remainder will be equally split between those paying in 80 days and those paying in 100 days. जो बच गए वो कुछ 80 और कुछ 100 दिन में पैसे देंगे। New credit terms of discount also expected to generate additional 50,000 का सेल। Variable cost 80%, bank overdraft cost 14%, 365 days. Company wishes to know whether offering discount is worthwhile if no new sales are obtained. New sales are as described. तो पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहला आपको एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, अभी बात करेंगे बेटा उस प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नया वाला एसीपी तो बताया ही नहीं बेटा। आपके पास नया वाला एसीपी तो बताया ही नहीं। एग्जिस्टिंग एसीपी बता दिया, वो हमारे पास बेटा 80 डेज है। अब यहां पर हम बात करते हैं डिस्काउंट पॉलिसी इवैल्यूएशन, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट हो रही है बेटा 50,000 की। जो एक्स्ट्रा सेल्स है उस पर क्या जनरेट हो जाएगा दोस्तों? तो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन हो गया। कितना कंट्रीब्यूशन दोस्तों? 50,000 का 20%। बेटा 80% आपकी कॉस्ट है तो 10,000 रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे दोस्त। बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद अब हम डिस्काउंट देंगे तो बेटा देयर विल बी इंक्रीज इन डिस्काउंट। ये कल भी हमने सीखा था, आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं। बेटा देंगे तो बेटा देयर विल बी इंक्रीज इन डिस्काउंट। ये कल भी हमने सीखा था, आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं। बेटा अब नई सेल्स 10.5 लाख की, पहले 10 लाख थी, 50,000 बढ़ के 10.5 लाख। इस पे 60% ऑफ पीपल आर गोइंग टू टेक द डिस्काउंट। 60% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू टेक द डिस्काउंट। तो इतनी सेल्स पर डिस्काउंट देना पड़ेगा और वो भी 3% का डिस्काउंट। ये बेटा न्यू डिस्काउंट आ गया माइनस एग्जिस्टिंग बेटा जो कि 0 है, क्योंकि आपको बोला था अभी तो देते ही नहीं, इट वाज जस्ट 60 डेज। तो यानी कि इसके चक्कर में 18,900 का खर्चा बेटा जो आप बता रहे हो। पहले दोस्तों मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, आई एम गोइंग क्वाइट स्लो ताकि आप बच्चों को एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। दोस्तों इसके बाद देयर विल बी चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये मुझे नहीं पता कितना, तो अब हम बना लेते हैं वर्किंग नोट 1, और ये भी नहीं पता इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहां पर आ जाएगा नेट बेनिफिट और लॉस। तो अब हम अभी करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है दोस्तों, चलो आइए अब फटाफट से आपके साथ अपने मेन वर्किंग नोट पर चलते हैं। लो जी, वर्किंग नोट नंबर 1 पर देखो दोस्तों, क्या मैं बोलूं मुझे नया वाला एसीपी बेटा पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे अपना नया एसीपी निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कांसेप्ट बच्चा। यहां पर अपने को वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे आइए पढ़ते हैं। 60% लोग डिस्काउंट लेंगे, इसका मतलब ये 60% लोग 7 दिन में पैसे दे देंगे। 60% लोग विल पे विद इन 7 डेज। तो बच्चा 7 डेज में 60% लोग पैसे देंगे। दैट्स ऑल, सबसे पहली बात हो गई। फिर उसके बाद बोलता है द रिमाइंडर कितने बच गए बेटा? 60 तो चले गए, बच गए 40%। इक्वली स्प्लिट, ये बराबर स्प्लिट हो जाएंगे बेटा। तो 40 को बराबर स्प्लिट करो बिटवीन 80 एंड 100। तो बेटा 20% इनके आ गए, यानी कि 80 दिन में पैसे आएंगे 20%, 100 दिन में पैसे 20% लोग देंगे। तो अब आप बताइए बेटा आपका ये नया एसीपी बन गया 40.2 डेज। आई होप सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 समझ में आ गया। एवरीवन क्लियर विद दिस बेटा? अब चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ।
इस वर्किंग नोट नंबर 2 में तो हमें ओपो पोपो कॉस्ट निकालनी है। आइए बेटा ओपो पोपो कॉस्ट की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन। चलो जी, यहां पर बन जाएगा बेटा हमारा एग्जिस्टिंग, और यहां पर आ जाएगा प्रपोज्ड या न्यू या जो मर्जी लिख दो। चलिए सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, सर 10 लाख की कॉस्ट है और 80%, तो मतलब यहां पर तो हो गया बेटा 8 लाख, और यहां पर 10.5 लाख का 80%, ये हो जाएगा 1040 बेटा। सिंपल, ये तो कैलकुलेशन ही सिंपल है। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो ना तो टोटल गिवन है ना एवरेज कॉस्ट गिवन है, तो दोनों में से बेटा कुछ भी नहीं गिवन, तो इट्स अ सिंपल जीरो। तो टोटल कॉस्ट हो गई बेटा 8 लाख और 10,40,000। फिर अपन एसीपी की बात करें तो अभी हमारा 80 डेज पर है, यहां पर 40.2 डेज पर हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, अभी मैंने देखा बेटा आपका डाउट, सॉरी माय मिस्टेक। चलो अब आप मुझे बताओ बच्चा, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अब याद रखना बेटा डेज 365 लेनी है, डेज बच्चा 365 लेनी है, याद रखना। बताइए 175 कुछ बता रहे थे आप, ये 92515, ओके 175342, ओके जी। तो बेटा ये आ गया हमारे पास। अब आप बताइए देयर इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। बेटा डेटर्स हमारे गिर गए, कितने से गिर गए बताओ, गिरे हुए ये 82826 से गिर गए, ओके ये 82826 से गिर गए। अच्छा 7 है भाई, अच्छा चलो बेटा 7 हो गया। तो अब आप बताइए हमारे पास डिक्रीज इन ओपो पोपो कॉस्ट जो कि है बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा 14% पर। भाई नॉर्मली हम लोन लेते हैं इसमें पैसा लगाने के लिए 14% पर, अब ये पैसा बच गया तो कितना बच गया बेटा 11596। ये जो पैसा बच गया तो दिस इज 11596 एंड दिस इज डिक्रीज। तो बेटा बताइए जरा नेट हमारा कितना हो गया, नेट इंक्रीज या डिक्रीज बता दीजिए बच्चा। 2696 प्लस है माइनस, प्लस आना चाहिए, हाँ प्लस है। तो अब आप बता दीजिए बेटा क्या करेंगे, देयरफॉर रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्या दोस्तों पहले बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन, सिंपल बेटा कल वाला ही टाइप का, बस एक नया पॉइंट आ गया, ये जो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया दैट्स इट, इसके अलावा बेटा कुछ नहीं था, ठीक है ना। चलो फटाफट से कॉपी करो जल्दी से, बस मेन इसमें एसीपी का बेटा कुछ भी नहीं था। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो बेटा ये फायदा होता है जब अपन कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद तो सब कुछ आसान लगता है बेटा। मेन है कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना। पवन पहले बेटा ये कॉपी कर। बेटा मोहित क्या पूछ रहा है मुझे नहीं समझ आया, मुझे बेटा तेरा डाउट समझ नहीं आया बेटा मोहित। बेटा 10,50,000 का सेल है, 60% लोग डिस्काउंट लोगे 3% पर। बेटा मयंक बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है 18 है बेटा क्वेश्चन नंबर। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपने बैंक से लोन लिया जिस पर 14% का ब्याज है, जिस पर 14% का ब्याज है, तो यानी कि आप जो भी पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाओगे उस पर आपको 14% का इंटरेस्ट देना है। तो अब वो पैसा बच गया ना, क्योंकि आपने अब डेटर्स में पैसा कम लगाना है, तो ये वाला पैसा आपका फ्री हो गया। बेटा मोहित मैं सजेस्ट करूंगा बेटा डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में ले लेना बेटा, इस चैप्टर में पैसा कम लगाना है, तो ये वाला पैसा फ्री हो गया। भी पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा, आपने बैंक से लोन लिया जिस पर 14% का ब्याज है, जिस पर 14% का ब्याज है, तो यानी कि आप जो भी पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाओगे उस पर आपको 14% का इंटरेस्ट देना है। तो अब वो पैसा बच गया ना, क्योंकि आपने अब डेटर्स में पैसा कम लगाना है, तो ये वाला पैसा आपका फ्री हो गया। बेटा मोहित मैं सजेस्ट करूंगा बेटा डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में रोज फीडबैक दे। जो बच्चे कॉस्टिंग देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एफएम देख रहे हैं, हर बच्चा यही बात बोलता है, एवरीवन सेज लाइक सर कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बस गए हैं, क्वेश्चन पता ही नहीं अपने आप हो जाते हैं। मतलब बाकी बच्चे इतना डर रहे हैं क्वेश्चन में, और हम तो यहाँ पर अपने आप ही कर जा रहे हैं, अपने आप ही हो जा रहे हैं, अपने आप ही हो जा रहे हैं, और हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। आप आंसर चेक करवाते हो, अपने आप ही हो जाते हैं। कुछ बच्चों को तो बेटा एग्जाम्पल ही दिल दिमाग में बस जाते हैं, है ना, एग्जाम्पल ही दिल में ऐसे छप चुके होते हैं सर, मतलब जब भी फंसते हैं वो बात याद आ जाती है आपकी, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है ना। हाँ तो ऐसे ही होता है बेटा, बस यही तो स्टाइल है, अपना स्टाइल ही चाहिए। चलो जल्दी से करो बेटा, हो गया बच्चों कॉपी, जल्दी बताओ प्लीज 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 प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। वो आदित्य कह रहा है कि सर मेरे को तो कई बार डर लगता है फ्लो में इतना आसान कैसे हो गया, भाई गलती तो नहीं कर रहा मैं, वो देखो भावनाओं में ना बह जाऊं। अरे दे भाई, सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन ने बोला है 60 दिन का होता है, बट डेटर 80 दिन में देता है, तो 80 दिन होगा बस बात खत्म, बेटा इसमें क्या दिमाग लगाना है। बेटा ले सकती है बट कंपनी नहीं ले रही, तो मैं क्या करूं बेटा, क्वेश्चन बताया नहीं ना कभी मुझे। चलो बेटा, और राहुल भाई इतना भी फेंक मत, कह रहा मैं तो गाने सुनते सुनते कर रहा हूं। बेटा इतना मत फेंको, थोड़ा बहुत चलता है, मतलब हमें भी समझ में आता है, इतनी लंबी लंबी बेटा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नलायक, गाने सुनते सुनते कर लेता हूं बेटा, तभी तू गलतियां करता होगा, मेरे को समझ में आ रहा है। और पेपर में याद रखियो गाने नहीं चलेंगे नलायक। जल्दी से बेटा कॉपी करिए प्लीज, जल्दी से कॉपी करिए। ओ माय गॉड, माइंड रिलैक्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अबे पढ़ लो, कॉपी कर लो नलायक। बेटा सुदर्शन एसीपी सिंपल है बच्चा, 60% लोग डिस्काउंट लेंगे तो वो 7 दिन में पैसे लेंगे, बाकी बच गए 40%, जो क्वेश्चन ने कहा था इक्वली स्प्लिट हो जाएंगे, तो 20-20% बेटा दोनों में चले जाएंगे, जो 80 और 100 दिन में पैसे देंगे। पवन बेटा मेरे प्रमोशन तुम ही हो, मेरे प्रमोशन तुम ही हो बेटा, मेरे प्रमोशन तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ले कमीशन तेरे को दे दी ना बेटा, कमीशन तो तेरे को दे ही रहा हूं मैं, तू एग्जाम में एक बार में पास हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या कमीशन चाहिए तेरे को, एग्जामिशन लेकर आ रहा है तू, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन में बेटा। देख मैं तो तेरे को उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं,
अब कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बच्चे आते हैं यूं ऐसे आते हैं, सर मतलब आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, मतलब मजाक है क्या? नहीं, हम नंबर ही नहीं लाएंगे, आप कर लो, आप करके दिखाओ, हम पेपर ही नहीं करके आएंगे। आप बोल रहे ना एग्जाम आएगी, हम करके नहीं आएंगे, हम 60 का करके नहीं आएंगे, हम तो करके उनसे खाएंगे, तो एग्जाम आएंगे, आप देख लेना, आप देख लेना। तो बेटा उन बच्चों को मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना? अब मैं बेटा उन बच्चों को कुछ कर नहीं सकता। चलो बेटा, यहां तक पहले हो गया आपका कॉपी, एवरीवन डन करता है यहां तक प्लीज, जल्दी 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 बेटा। चलो, आई एम होपिंग बेटा, आई एम होपिंग कि भाई आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है? यू हैव डन और यू हैव कंप्लीटेड अप टू दिस स्टेज। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं, जरा 2 मिनट और बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पर, पहले चर्चा कर लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन में अभी आपके साथ बी पार्ट करा, मैंने ए पार्ट आपको नहीं करवाया, ए पार्ट आपको नहीं करवाया। आइए जरा ए पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बेटा ए पार्ट हमसे कहता है सर आप ये मानो नो न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड, इसका मतलब सर, इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा है आप इसे भूल जाओ, आप इसे भूल जाओ बेटा, आप इस 50,000 रुपए को भूल जाओ। तो अगर मैं इस 50,000 रुपए को भूल जाऊंगा तो बताओ बेटा, ये मेरा डिलीट हो जाएगा, सबसे पहले बेटा ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ये मेरा 10 लाख हो जाएगा, और यहां पर भी 10 लाख होगा। एम आई राइट? बोलो जी बोलो, बस बाकी सारा सही है बेटा, बाकी सारा सही है। तो खेल लोगे अपने, टाइम पास कर लो, इसमें जाएंगे क्या करना है, हमें इसमें करना ही जाता, तो टाइम पास था, ये तो टाइम पास था, तो इसमें कुछ करना ही नहीं बेटा, ठीक है बेटा? हम हमेशा टोटल डिस्काउंट ही मान के चलेंगे बेटा, हम हमेशा बेटा टोटल डिस्काउंट मान के चलेंगे, तो इसलिए हमने 10-50 पे लिया, ठीक है? हाँ तो बेटा नहीं आएगा ना इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ए पार्ट में, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्स ही नहीं हुई, तो बेटा काम होगा, ठीक है बेटा? दिवांश मुझे आंसर नहीं पता बेटा, अपने आप खेल लेना, ये आंसर बताने की, अबे नलायक किसका आंसर बताने की भी जरूरत है, शर्म नहीं तुझे ये पूछते हुए मेरे से, है नलायक? अबे सारा इसमें क्या बताऊं तेरे को, नलायक। चलो हम बढ़ते हैं आगे बेटा, दोबारा क्या बनाना, सेम कर देना, सेम ही आएगा बेटा, सेम ही आएगा, ठीक है ना? सेम ही आएगा बच्चा। चलो ये हमारे पास कुछ डाउट्स आए हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, मैंने देखे नहीं थे। आइए एक बार डाउट सेक्शन को खाली करना जरूरी है ना? नाते नहीं वही है जो गंदे होते हैं। अच्छा धन्यवाद बेटा, होमवर्क कल चेक करना था, ओके थैंक यू, आपने परमिशन दे दी, वरना मैं तो बेटा आज ही करवाने वाला था। चलो कोई नहीं, ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, अपने ट्राई करना, ये एक क्वेश्चन बस आज का होमवर्क है और कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? बस दिस इज द क्वेश्चन, आपका होमवर्क है बेटा, अपने ट्राई करना, ये एक क्वेश्चन बस आज का होमवर्क है और कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? बस दिस इज द ओनली होमवर्क, बस एक ही क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है बस आज का, ठीक है? चलो सर सर अब मेन मुद्दे पर चलते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द मेन पार्ट नाउ। अब देखो बेटा, अब आज आपको कोई और होमवर्क नहीं मिलना, अब सब जितने बचे हुए क्वेश्चन है बेटा सारे मुझे क्लास में करवानी है, अब जितने इस चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चन है मुझे सब क्लास में करवानी है, सो ऑल क्वेश्चन विल बी डन इन द क्लास एक्सेल, ठीक है बेटा? तो जो होमवर्क था बस वो यहीं तक था, आपका काम हो गया। अब हमारे पास जितने क्वेश्चन बचे बेटा इस चैप्टर में वो सब हम क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि वो सारे एक से एक चुनिंदा नायाब हीरे हैं। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे। आज मैं आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? आज मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा, हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हमारा फैक्टरिंग, ठीक है ना? व्हाट इज एक्चुअली में फैक्टरिंग, पहले इसका मतलब समझते हैं। आर यू देयर विद मी नाउ? बेटा सब बच्चे प्लीज यहाँ पर ध्यान से सुनना, कोशिश करना बेटा एक ही बार में सुने, ताकि आज इसको हम कंप्लीट ही कर लें, फिर कल से अपन नया चैप्टर शुरू कर देंगे। अगर आज ये कंप्लीट हो जाता है तो कल से नया चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि कल बच भी गया तो थोड़ा सा बचेगा, तो कल तो हम वैसे भी नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? एक आध क्वेश्चन कोई बच गया तो देख लेंगे, अदरवाइज तो ये आज हमारा निपट जाएगा, ठीक है बेटा? चलो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये टॉपिक क्या है। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में फैक्टरिंग का, मैंने बस आपको एक हिंट दिया था कि व्हाट इज फैक्टरिंग। मैंने आपको हिंट ये दिया था कि जैसे आप अपना बिल डिस्काउंटिंग करवाते हो, आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, आप बैंक या किसी के पास भी जाकर उसे डिस्काउंट करवाकर पैसे ले लेते हो, यस और नो? आप जाते हो बैंक में, उसको देते हो, उसके बदले पैसे ले लेते हो, सो दैट वाज अ कांसेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। सो ये हुआ क्या, व्हाट इज द बेसिक और द लॉजिकल कांसेप्ट बिहाइंड इट? तो मैंने कहा अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके पीछे का फंडा क्या है। बेटा अगर मैं फैक्टरिंग वर्ड को एक्सप्लेन करूं तो फैक्टरिंग वर्ड का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है, इट सेज आपके बिजनेस में कई सारे नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं। हमारे बिजनेस में बेटा क्या होते हैं? नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स बोले तो नॉन कैश आइटम हो गई बेसिकली। जैसे अगर मैं बात करूं हमारी बैलेंस शीट में बेटा डेटर्स होते हैं, हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स होते हैं। अब बताओ डेटर्स क्या कर रहे हैं मेरी बैलेंस शीट में? डेटर्स मेरी बैलेंस शीट में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे भाई, वो तो मेरा पैसा फंस गया, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, अब मैं उस पैसे का कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी बैलेंस शीट में बिल्स ऑफ नहीं बेटा, एनपी अलग होता है बेटा। आकाश भाई आराम से समझ, पहले शांति से बेटा थोड़ी देर। मेरी बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स हैं, डेटर्स से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस लिखे हुए हाँ मैंने इन लोगों से पैसे लेने हैं, हाँ मैंने इन लोगों से पैसे लेने हैं। जब ये लोग मुझे पैसे देंगे देन ओनली आई विल बी एबल टू रीइन्वेस्ट दैट मनी इन माय बिजनेस, देन ओनली आई विल बी एबल टू रीइन्वेस्ट दैट मनी इन माय बिजनेस। यस सर। तो बेटा ये रीइन्वेस्ट करने के लिए मुझे इस नॉन कैश को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे इस नॉन कैश को कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो बेटा बस ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, जहां पर आप अपने नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हो?
आप अपने प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट कर लेते हो। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज आपका फैक्टरिंग। क्या पहले अब बात समझ में आई? बोलो जी बोलो। पहले अब इसका फंडा समझ में आ गया बेटा? हाँ जी कर लो बेटा शुभम, टॉपिक अभी शुरू हुआ है, कर लो, अभी शुरू करा ये वाला पार्ट। बेसिकली आपको क्या करना है, जितने आपके नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना है, राइट? मतलब नॉन कैश वाली आइटम को कैश में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, क्या आपके डेटर्स आपको जल्दी पैसे दे देंगे? क्या आपके डेटर्स आपको जल्दी पैसे दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं देंगे, वो तो कभी भी नहीं देंगे। तो सर फिर होगा क्या? व्हाट विल हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो मैंने कहा सुनो, नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पर्सन को उठाकर लाएंगे, देयर विल बी समवन एल्स इन द पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपको कहेगा कि भाई देख ऐसा है, तेरे पास ये डेटर्स है, तू ये डेटर्स मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे आज कैश दे देता हूं। तू ये डेटर्स मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे आज कैश दे देता हूं। हमने कहा ठीक है। अब बताओ, कंपनी नॉन कैश से किस में आ गई वापस? बेटा हर जगह डिस्काउंटिंग वर्ड यूज नहीं होता बच्चा, हर जगह डिस्काउंटिंग वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है ना? इट इज फैक्टरिंग, द ब्रॉड टर्म इज फैक्टरिंग। डिस्काउंटिंग इज अ टाइप और पार्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब समझ में आ गया बात? डिस्काउंटिंग जो आपने पढ़ा था वो इसका एक टाइप या इसका एक पार्ट है, तो आप फैक्टरिंग इज अ ब्रॉडर वर्ड। वहां डिस्काउंटिंग तो सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पढ़ते हो, मैं यहाँ डेटर्स बोल रहा हूं, मैं यहाँ डेटर्स बोल रहा हूं आपको। तो अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो बेटा डेटर्स नॉन कैश से कन्वर्ट करके बेटा किस में कर देगा? कैश में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर समझते हैं सबको फायदा क्या होगा, इस पूरी ट्रांजैक्शन में फायदा क्या? तो बेटा बताओ, जिसके कैश में कन्वर्ट हुए, बताओ क्या वो इसके बदले कुछ पैसे देगा? यस सर बिल्कुल देगा। भाई वो कहेगा देख भाई मेरे 100 रुपए के डेटर है, तू एक काम कर, इसके बदले मुझे पैसे दे दे। इसमें बड़ी सारी टाइप की डील्स होती हैं। अब ध्यान से सुन लो बेटा, इसमें बहुत सारी तरीके की डील्स होती हैं। जैसे पहली डील बताता हूं, एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है? ये कंपनी है, कंपनी ये बन गया हमारा फैक्टर, ये बन गया बेटा फैक्टर। कंपनी को कहेगा देख भाई आई एम गिविंग यू कैश अगेंस्ट डेटर्स, मैं तेरे को कैश दे रहा हूं तेरे डेटर्स के अगेंस्ट। अब इसके बदले तू क्या देगा? एक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इसमें बड़ी सारी डील होती है। तेरे को सबसे पहले मुझे क्या देनी पड़ेगी? इसके बदले कमीशन देनी पड़ेगी, प्लस तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने तो तेरे को आज ही पैसे दे दिए, आई एम गिविंग यू मनी टुडे, आई एम गिविंग यू मनी टुडे अगेंस्ट योर डेटर्स। तो एक तरह से मैंने तेरे डेटर्स को सिक्योरिटी रखकर लोन दे दिया, यू कैन से दैट। मैंने तेरे डेटर्स की सिक्योरिटी रखकर तुझे लोन दे दिया। जितना पैसा दूंगा उस पे तू मुझे ब्याज देगा, प्लस मुझे इनिशियली मेरा कमीशन देगा, या आप समझ लो एक ब्रोकिंग चार्जेस, मान लो कोई स्टार्टिंग के इनिशियल चार्जेस। ये एक डील होगी, पहले समझ में आया? अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है भाई तू एक काम कर, तू मेरे से कैश ले ले, अब डेटर्स मेरे, अब ये डेटर्स मेरे, तो मैं तेरे को जो अमाउंट दूंगा, मैं तेरे को लोअर वैल्यू दूंगा ऑफ डेटर्स। मतलब मान ले तेरे डेटर 100 रुपए की है, तो मैं तेरे से इसको 75 रुपए में खरीद रहा हूं या 80 रुपए में खरीद रहा हूं, एक जो भी है, मैंने तेरे को कम पैसे देकर डेटर्स अपने नाम पर कर लिए। मैं बाद में रिकवर करूंगा फ्रॉम डेटर्स बाय एक्स, ऐसा भी हो सकता है। अब ये भी रिकवरी भी दो तरीके से हो सकती है, ये रिकोर्स भी हो सकती है और नॉन रिकोर्स भी हो सकती है। सर ये क्या मतलब होता है? बेटा ये मतलब होता है बेड डेट्स का, कि बेड डेट्स कौन बियर करेगा। इस केस में नॉन रिकोर्स है तो बेड डेट्स मिस्टर एक्स बियर करेंगे, रिकोर्स है तो इस केस में बेड डेट्स कंपनी बियर करेगी। बेटा रिकोर्स का मतलब होता है जहां पर अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो उसको दोबारा से नया देना पड़ेगा आपको, अगर कोई डेटा डिफॉल्ट करके उसके बदले नया देना पड़ेगा। तो यहां पर ना मल्टीपल डील्स बनती है। अगर आप कहो कि कोई एक प्रकार की डील होती है, नहीं, ये बहुत सारी टाइप की डील होती है, बहुत सारी टाइप्स की डील होती है। पहले बात समझ आई? अब आपको लगेगा सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, हमने भी सुना ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसा होता थोड़ी, हमने तो देखा ही नहीं आज तक, हमने तो देखा ही नहीं आज तक। हर टीचर हमें सुना देता है हाँ ऐसा कुछ होता है, हाँ ऐसा कुछ होता है ना? आपने कभी देखा तो है नहीं। तो आइए, बैंक में नहीं होता बेटा, अबे बैंक में नहीं होता भाई। चलो सुनो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं प्रैक्टिकली। देयर इज अ कंपनी व्हिच इज नोन एज क्रेडेक्स। एक कंपनी है बेटा जिसका नाम है क्रेडेक्स। ये जो कंपनी है ना, दिस कंपनी इज इनटू फैक्टरिंग। और ये फैक्टरिंग कैसे करती है समझना पड़ेगा। इट इज लाइक अनअकैडमी। अनअकैडमी क्या बेटा? अनअकैडमी क्या? अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर टू काइंड्स ऑफ पीपल आर मीटिंग ईच अदर। एक एजुकेटर और एक स्टूडेंट। अनअकैडमी तो कुछ भी नहीं है ना, अनअकैडमी तो क्या कर रही है? बैकएंड की सर्विसेज दे रही है। अनअकैडमी तो बैकएंड की सर्विसेज दे रही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही क्रेडेक्स है। क्रेडेक्स कहता है आई हैव टू काइंड्स ऑफ पीपल जो मेरे पास आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, छोटा मोटा जितना मर्जी, जो पैसा लगाना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाओ। दूसरे, जिन कंपनीज को पैसा चाहिए, कंपनीज और फर्म्स जिनको पैसा चाहिए वो यहां पर आ जाओ। पहले बेटा बात समझ आई? अब यहां पर इस क्रेडेक्स की जिम्मेदारी है, वो इसका भी इवैल्यूएट करेगा, मतलब बैकग्राउंड चेक वगैरह करेगा, इसका भी बैकग्राउंड चेक वगैरह करेगा कि हाँ भाई दोनों जेन्युइन है। ये क्रेडेक्स का एश्योरेंस होता है कि हाँ भाई दोनों जेन्युइन लोग हैं, कोई झूठ नहीं है। अब यहां पर सिस्टम कैसा चलता है जरा ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है वाई, इस कंपनी ने अपना गुड्स बेचे हैं, लेट्स सपोज रिलायंस को, आरआईएल को। इस कंपनी ने कोई गुड्स बेचे आरआईएल को, और ये बेचे, मान लेते हैं सेल जो करी, मान लेते हैं यहां पर क्रेडिट टर्म्स हम बोलते हैं लेट्स सपोज 60 डेज का।
कि कंपनी ने बेटा कितने दिन का उधार दिया हुआ है, 60 डेज का उधार है। तो कंपनी वाई के लिए तो ये डेटर्स बन गया, डेटर्स आरआईएल, बेटा इसकी बुक्स में आरआईएल विल बिकम अ डेटर्स क्योंकि इसने इसको माल बेचा, राइट। अब ये जो है मान लेते हैं इनवॉइस है, मान लेते हैं इनवॉइस है, लेट सपोज कितने का, 50 लाख रुपए का, एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, मान लो 50 लाख रुपए का इसने कोई माल बेचा। अब बताओ बेटा कंपनी वाई के लिए ये 50 लाख रुपए नॉन प्रोडक्टिव हो गए 60 डेज के लिए, नॉन प्रोडक्टिव हो गए। अब इसे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कैश में। तो देखिएगा बेटा क्या होता है, अब ये अपना इनवॉइस, ये पर्टिकुलर इनवॉइस क्रेडिट्स पर ले आएगा, कहेगा भाई साहब आई एम रेडी टू गेट दिस कन्वर्टेड इनटू कैश। ये बिल और इनवॉइस जो भी होगा ये नॉर्मली वेरीफाई होता है बाय क्रेडिट्स। ये क्रेडिट्स का काम होता है इसको वेरीफाई वगैरह करवाना, जो भी इन्होंने ओके वोके लेना जैसा भी लेना, ठीक है। इनका प्रोसेस है बेटा, वो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा, आई एम टेलिंग यू अ बेसिक वर्जन। अब ये कंपनी वाई इसको ले आएगी ऑक्शन पर, इसको बेटा किस पर ले आएगी, ऑक्शन पर। कंपनी इसका लगाएगी ऑक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रेडिट्स। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को बता दिया जाता है, सबसे पहले इन्वेस्टर्स को बता दिया जाता है कि भाई इस कंपनी का ये बिल है इतने लाख का जो इस कंपनी को इशूड है, सो दोज हु आर विलिंग टू जॉइन इन कैन जॉइन एट फलाना दिन का टाइम, व्हाटएवर इट इज, पहले से बता दिया जाता है। अब इस पर पहले से बता दिया जाएगा। अब जो विलिंग इन्वेस्टर है, जो विलिंग इन्वेस्टर है बेटा वो इस ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, वो इस ऑक्शन का पार्ट बनेंगे और वो इसको लेंगे। अब जरूरी नहीं है एक अकेला इन्वेस्टर 50 लाख लगाएगा, यहां मल्टीपल भी लगा सकते हैं। मतलब मेरे पास 50,000 रुपए है तो आई कैन इन्वेस्ट 50,000, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। कई लोग मिलकर लगाते हैं, भाई 50 लाख एक जने के पास होगी जरूरी थोड़ी है, या छोटे छोटे इन्वेस्टर भी होते हैं 50,000, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाने वाले। तो ये लोग इसको पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इट बिकम्स अ कॉम्बो। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, जैसे भी अपना व्हाटएवर इट इज। तो बेटा ये 50 लाख रुपए का बन गया, इसका कंपनी के पास 50 लाख आ गए। अब ये जो होता है, अब इसके बदले बेटा क्या चार्ज होता है, आप इसको इंटरेस्ट बोल दो या डिस्काउंट बोल दो, जो मर्जी बोल दो, इंटरेस्ट बोल दो या डिस्काउंट बोल दो, जो मर्जी बोल दो। ये जो होता है ये बेटा जनरली स्टार्ट हो जाता है 8% से, मैं एवरेज ले रहा हूं 8% पर एनम से, ये 25% पर एनम तक भी जाता है, ये 8 से 25-30% तक भी जाता है। अब ये किस बेसिस पर होता है, ऑब्वियसली बेटा ये बिल किसको गया, रिलायंस को। बताओ रिलायंस के डिफॉल्ट करने के चांसेस क्या होंगे, रिलायंस के डिफॉल्ट करने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे। तो बेटा इसको सस्ते पर पैसा मिल जाएगा, इस इनवॉइस का पैसा काफी लो रेट पर मिल जाएगा। अब एक किसी ने लुटी पिटी कंपनी को बिल बेचा, किसी ने लुटी पिटी कंपनी को सेल करा। अब लुटी पिटी कंपनी बेटा कितने चांसेस में देगी, उसके बहुत ज्यादा रिस्क है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपने कौन सी कंपनी का इनवॉइस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो पहले से एक रेंज बता दी जाती है। तो अब बताओ प्रैक्टिकली ये फैक्टरिंग हो रहा है, प्रैक्टिकली ये पूरा फैक्टरिंग हो रहा है। अब बताओ कैसा लग रहा है। अब मैं आपको एक ईमानदारी वाली बात बताऊं, एक ईमानदारी वाली बात बताता हूं। इस क्रेडिट्स पर कंपनी वाई नहीं जाती, इस क्रेडिट्स पर कंपनी वाई नहीं जाती। एक्चुअली में आरआईएल कहेगा मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं, मेरे जितने डेटर्स हैं, मैं जिनसे जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड हूं, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने अलाउ करो मेरे बिल्स। क्योंकि बेटा छोटी मोटी कंपनी के बिल्स बेचेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो यहां मामला एक्चुअली उल्टा चलता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर को लाना इज द मेन थिंग। समझ में आई मेरी बात। क्योंकि ये वाले लोग अपने बेस पर जाएंगे तो बेटा इनका तो कुछ होना ही नहीं है। तो ये वाले लोग क्या करते हैं बेटा, आरआईएल के थ्रू जाते हैं कि आरआईएल बेटा इनके पास आता है। ठीक है, अब बेटा मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि इसमें टाइम खराब करने वाली बात है, इतना दिमाग मत लगाओ। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, चलो लास्ट पॉइंट को बाहर बोली। मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आपको बेटा फैक्टरिंग का मतलब समझ में आया, आपको बेटा फैक्टरिंग का मतलब समझ में आया। अब इन्वेस्टर को फायदा ये मिल रहा है, इन्वेस्टर को बेटा ये फायदा मिल रहा है। अगर वो एफडी में पैसा लगाता तो मे बी उसको इतना डिस्काउंट ना मिलता, एफडी से ज्यादा है क्योंकि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है, एफडी से रिटर्न ज्यादा है क्योंकि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए यहां पर इन्वेस्टर्स आकर पैसा लगाते हैं, इसीलिए यहां पर आकर लगाते हैं। बेटा क्रेडिट्स तो अपनी कमीशन चार्ज करता ही है ना, वो तो अपना प्लेटफॉर्म का कमीशन वगैरह सब चार्ज करेगा जो भी उसका रूल्स होते हैं। ठीक है, अब हाँ जी, अबे नहीं बेटा यहाँ पे ना बोलियां लगती है, सबको बिठा के मीटिंग करते हैं और 3 बजे आ जाओ भाई सब इस वाले सिनेमा हॉल में आ जाओ, यही तो करेंगे। अबे लल्लू सब ऑनलाइन नहीं होगा, ये भी अलग ही खिलाड़ी है। जो कह रहा हूं पूरे इंडिया के होते हैं या अपनी दुनिया में लगा हुआ है। चलो आई होप पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैंने क्या बोला बच्चा, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। फैक्टरिंग इज अ वेरी वाइड टर्म बेटा, बहुत बड़ी टर्म है बेटा फैक्टरिंग। इसके अंदर बहुत सारे तरीके की सर्विसेज आती हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली एंड ओनली कि भाई आपका सिर्फ यही वाला काम होता है, डेटर्स का डिस्काउंटिंग होता है। बहुत सारे काम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी के डेटर्स है बेटा, डेटर्स से पैसा रिकवर भी तो करना होता है, उन्हें सही तरीके से मैनेज करना होता है, कब किसका पैसा ड्यू है उसे रिमाइंडर भेजना, कब ये सब करना। तो डेटर्स का मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ फैक्टरिंग सर्विस। तो मैंने क्या बोला, फैक्टरिंग इज अ वेरी वेरी वाइड टर्म, इट इज नॉट अ स्मॉल टर्म। आप क्या करते हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि बस ये बिल डिस्काउंटिंग, डेटर्स डिस्काउंटिंग यही सब होता है बेटा। इट इज अ वेरी वेरी वाइड टर्म। पहले दोस्तों बात समझ में आ गया, मतलब ये बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा है, हमारी आपकी सोच से बहुत बड़ा स्टेप है ये। ठीक है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाया हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं कि फैक्टरिंग और कैसे होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए पहले एक आसान वाला एग्जांपल देखते हैं, जहां पर आपको दिखाऊंगा
अंग्रेजी माध्यम कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको, ठीक है। चलिए, सो हियर वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20th। आइए दोस्तों, पहले हम एक क्वेश्चन आपके साथ करते हैं ताकि आपको बेटा चीजें समझ में आए। पहले ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपके पेपर के लिए, ठीक है। चलो जल्दी से देखो। अ बैंक इज एनालाइजिंग द रिसीवेबल्स ऑफ कंपनी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलेटरल फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। अब की बात बैंक आया है, बैंक कह रहा है भाई साहब ऐसा है, आपके डेटर्स से कोई बात नहीं, मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर देता हूं। अब आपको दिख रहा है, बैंक डेटर्स का कोलेटरल ले लेगा, उसके बदले लोन दे देगा, बिकॉज बैंक कांट सेल देम। तो बैंक तो बेटा ऐसा कोलेटरल लेके उसके अगेंस्ट लोन दे देगा, भाई फ्यूचर में तुम्हें इनसे पैसा आएगा, जब आएगा तुम्हें दे देना, बात खत्म। अब कहता है कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इज 210 net 30। पहले तो इसका मतलब बताओ सर। इसका मतलब 10 दिन में पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट, वरना 30 दिन में तो देनी ही देनी है, ठीक है, वरना 30 दिन में देनी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो एक पर्सन है या एक क्लाइंट है जिसने 30 डेज में पैसे नहीं दिए, तो आप उसे क्या बोलते हो? आज 30 डे है, वो नहीं दे रहा, नहीं बेटा गलत, बिल्कुल गलत। बेटा बैड डेट्स तो तब होता है जब उसने मना कर दिया पैसे देने से, वो मना नहीं कर रहा, कह रहे दे दूंगा जी, थोड़ा टाइम चाहिए, बेटा उसको हम बोलते हैं ओवरड्यू। दोज डेटर्स आर नोन एज ओवरड्यू, मतलब इनका ड्यू डेट खत्म हो गई है, ये ड्यू डेट से ओवर चल रही है, सो उनको बोलते हैं ओवरड्यू। जब एक डेटर बेटा आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, लल्लू आउटस्टैंडिंग बेटा खर्चे होते हैं, नालायक बेटा। जब एक डेटर अपने टाइम पीरियड से ज्यादा उधार ले ले तो बोलते हैं ओवरड्यू। जिस दिन उससे रिकवरी, वो कहते भाई साहब मैं नहीं देता, जो करना है कर लो, जिस दिन वो कहते मैं नहीं देता, जो करना है कर लो, बेटा उस दिन यू कैन से, आप उसको बोल देते हो एनपीए। पहली बात, एनपीए बेटा अपने फाइनेंस में नहीं होते, वो बैंक बोलता है कि अब उसके ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। पहले बात समझ में आ गई, वो बैंकिंग लैंग्वेज है, हमारे लिए वो क्या बन जाएगा? बैड डेट्स बन जाएगा, हमारे लिए वो प्रैक्टिकली क्या बन जाएगा? बैड डेट्स का बन जाएगा। हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, भाई साहब इससे कुछ नहीं मिलना, इसको तो राइट ऑफ ही कर दो। तो जब हम उसका प्रोविजन बना के उसे राइट ऑफ कर लेंगे तो बेसिकली हमने उसे बैड डेट्स बना दिया। अब पहले बात समझ में आ गई आपको? तो बैंकिंग में उसे एनपीए बोल देते हैं, अपन उसे नॉर्मली बैड डेट्स बोलते हैं। बैंकिंग और यहाँ पर अलग अलग क्यों बोलते हैं सर? व्हाई वी कॉल इट डिफरेंट? बिकॉज बेटा बैंकिंग में काम ही यही है कि उसके बेस पर हमने लोन दिया और वहां पर अभी बैड डेट्स हुआ नहीं है, वहां बैड डेट्स नहीं हुआ क्योंकि वहां पर उसकी सिक्योरिटी हमारे पास है। अभी उसको पकड़ के सिक्योरिटी रिलाइज कराएंगे, कोर्ट में केस चलेंगे, सब कुछ चलेगा, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जब वो सारा खत्म हो जाएगा तब जो बैलेंस नहीं मिला वो बैड डेट्स कहलाएगा, तब वो बैलेंस आपका बैड डेट्स कहलाएगा। अब पहले बात समझ आई, जबकि यहाँ तो हमने कोई सिक्योरिटी तो नहीं, माल बेचा उसे, तो यहाँ तो हैंड टू हैंड ही हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई दोनों में अलग अलग वर्ड्स क्यों आते हैं, ठीक है। अब पता नहीं आप इतना डिटेल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, भगवान जाने, बट दैट इज अ रियलिटी जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इतना डिटेल में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है बैंक लेंड्स 80%। बेटा देखो, जब भी ये वाले क्वेश्चन आए ना, बहुत आराम से लैंग्वेज पढ़नी है, बहुत आराम से। अब देख रहे हो मैं एक वर्ड बहुत आराम से पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसी से ही मुझे समझ में आएगा एग्जामिनर मुझसे क्या करवाना चाहता है, यही से समझ में आएगा। बैंक लेंड्स 80% ऑन अकाउंट्स वेयर कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवरड्यू। भाई सबसे पहली बात, जो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, मैं 80% दूंगा किसका? उन कस्टमर्स का जो करंट में ओवरड्यू नहीं है। इसका मतलब जिनका आउटस्टैंडिंग 30 दिन से विद इन होगा, कम होगा, बेटा उसके बदले ही 80% दूंगा, एंड बेटा एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है? वेयर एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 days पास्ट द नेट पीरियड। इसका मतलब भाई कह रहा है एक कंडीशन तो है वो अभी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, दूसरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब वो कितने दिन में पैसे देता है, एवरेज जो है उसका वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से? 10 दिन पास्ट द नेट पीरियड, और नेट पीरियड बेटा 30, 10 दिन ज्यादा 30 से, तो मतलब दो कंडीशन बेटा यहां मीट करनी है। पहला, एक तो वो करंट ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, दूसरा उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड 40 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, आगे क्या बोला? शेड्यूल ऑफ कंपनीज रिसीवेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड। हाउ मच विल द बैंक लेंड ऑन प्लेंज ऑफ रिसीवेबल? बैंक यूजेस 10% अलाउंस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न्स। भाई बैंक ये भी करेगा कि भाई हो सकता है कोई कैश डिस्काउंट ले ले या कोई सेल्स रिटर्न कर ले, तो उसके लिए अपन 10% का प्रोविजन मान के चलेंगे। चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से डेटर के बदले पैसे मिलेंगे। पहली कंडीशन क्या थी? करंट ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। तो पहले तो बेटा आउटस्टैंडिंग डेज में देखो ओवरड्यू, ये 45 वाले को बेटा कट कर दे, इसके बदले पैसे नहीं मिलने, क्योंकि ये 30 डेज से ज्यादा हो गया, ये भी 30 डेज से ज्यादा हो गया बेटा, तो इन दोनों को तो पहले ही बाहर कर दो। एक कंडीशन हो गई बेटा। दूसरी कंडीशन, एवरेज पेमेंट पीरियड 40 दिन का, तो भाई ये भी 40 दिन से ज्यादा हटा दो, ये भी 40 दिन से ज्यादा हटा दो, ये भी 40 दिन से ज्यादा हटा दो। तो बेसिकली इसके बदले पैसे नहीं मिलने वाले, इसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे, और इसके बदले भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्या पहले बेटा बात समझ आ गई? इन तीन डेटर्स के बदले बैंक पैसे नहीं देगा, बिकॉज वो बैंक की कंडीशन में बेटा सेट ही नहीं हो रहे। जो बैंक ने कंडीशंस बोली है बेटा उसमें उनका डेटा सेट नहीं हो रहा, तो ये तीनों तो आई एम आउट हो गए बेटा सबसे पहले। तो अब फाइनली बेटा बैंक कितने पैसे देगा?
फाइनली बैंक कितने पैसे देगा, तो अब हम उसके लिए यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं बेटा। लेट्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, लेट्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, मैंने अभी तो आपको बोला दोनों कंडीशन देखनी है दोस्त, बीच में एंड लगा हुआ है दोस्त, अभी तो बताया सारी बातें बेटा। चलिए, तो ये बन जाएगा हमारा अकाउंट नंबर और ये बन जाएगा अमाउंट। ये हो जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी गिवन बाय बैंक। भाई हमें बैंक कितने पे देने वाला है, चलो कौन कौन से के बदले पैसे दे रहा है, 74 नंबर के बदले जो 25,000 रुपए का है, तो 74 नंबर के बदले जिसका अमाउंट 25,000 है। 107 11,500, 107 11,500, नेक्स्ट 108 बेटा 2300, 108 2300, देन 116 29,000, 116 बेटा 29,000। मतलब बैंक सिर्फ इन 4 अकाउंट्स के बदले हमें पैसे देगा। पहले दोस्तों ये बात समझ में आ गई, यहां पर बेटा टोटल आ जाएगा, राइट, यहां पर बेटा टोटल आ जाएगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। चलो अब बोला क्या गया था, अब बोला क्या गया था, बोला ये गया था कि सर 10% का अलाउंस भी रखना है कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न का। भाई 10% का डिस्काउंट भी रखना है, मतलब ये आप माइनस कर देना। तो यानी कि सबसे पहले यहां पर हम कहते हैं 90% ऑफ अमाउंट। भाई सबसे पहले तो आप अपने अमाउंट का 90% कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब मैं तो डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई साहब इसमें से कोई वापस कर दे आपका, कोई कैश डिस्काउंट ले ले, कोई कुछ कर दे, तो भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो आपका कितना लूंगा, 90% लूंगा बेटा सबका। आई होप पहले बेटा बातें समझ में आ रही है। मैंने कहा था ये थोड़ा सा टॉपिक में क्या दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है आपको, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। तो पहला बेटा 22,500, 10,350, 2070, लास्ट वाला 26,100 आप बता रहे। अब बताओ फाइनली कैन आई फाइंड माई लोन अमाउंट, कैन आई फाइंड माई लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट बेटा कितना, क्वेश्चन ने कहा था मैं तो 80% दूंगा, 20% का प्रोविजन बनाऊंगा, 20% ओनर को पैसा लेकर आना पड़ेगा, 20% पैसा ओनर लाएगा, तो मैंने तो 80% ही देना है। तो इसका मतलब 22,500 का 80%, फिर 10,350 का 80%, फिर 2070 का 80% और 26,100 का 80%। तो अब आप बताइए बेटा कितना कितना आता है, 18,8280, 1656 और लास्ट वाला बेटा 20,880। टोटल कर लो बेटा लास्ट वाले कॉलम का, लास्ट वाले का टोटल बता दो बस मुझे, 48,816। कैसा लग रहा है अब आपको फैक्टरिंग? अब पहले बेटा समझ में आ रहा है व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड फैक्टरिंग। मतलब भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ नहीं आ जाएगा, सिंपल। बेटा ऋतिक क्वेश्चन ने बोला था 10% डिस्काउंट हटा दो, बेटा सृष्टि क्वेश्चन ने बोला था 10% डिस्काउंट और रिटर्न का हटा दो, तो डिस्काउंट और रिटर्न का 10% हटाना है तो 90% कर लिया, उसके बाद लोन 80% मिलेगा, बात खत्म। चलिए अब आप पहले बेटा कॉपी कर लीजिए, जल्दी से करिए बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। भाई दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तब लोन मिलेगा, जब दोनों कंडीशन पूरी होंगी तब लोन मिलेगा। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो लोन तो नहीं मिलेगा दोस्त। बेटा लोन का अमाउंट पहले निकलेगा या पहले प्रोविजन माइनस करेगा? अबे लल्लू लाल, पहले तो बेटा प्रोविजन माइनस करके फिर लोन का अमाउंट निकालेगा ना, बैंक तो लास्ट वाले डेटर्स पर लोन देगा। बट जैसे मर्जी कर ले आंसर सेम आता, बट लॉजिकली पहले बेटा प्रोविजन डिस्काउंट माइनस होता है, फिर जो बैलेंस बच गया उस पर तो निकलेगा ना। चलो जल्दी से कॉपी करो। नहीं बेटा नीचे वाला नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला कर लो, नीचे वाली की जरूरत ही नहीं है। चलो बेटा इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन आपने करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 करिए प्लीज। क्या बोल रहे बेटा वैभव, नहीं समझ आया? टोटल अमाउंट नहीं बेटा, अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा दोस्त, टोटल से नहीं कर सकते बेटा। लो भाई क्वेश्चन भी देख लो, खुश हो गए? ले भाई कृष्णकांत तू क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन तुझे देखेगा, दोनों एक दूसरे को देखो, देखो कुछ कुछ होता है क्या? ओके बेटा, अभी क्वेश्चन की प्रिंट निकाल के रखा करो, तुम्हें बोला था मैंने, तुम नालायक ना मानते नहीं हो मेरी बात। जल्दी करिए प्लीज। बेटा बोल सकते हैं मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि फैक्टरिंग इज अ वेरी वेरी वाइड वर्ड। मैंने आपको यही बात समझाई
कि फैक्टरिंग इज अ वेरी वेरी वाइड वर्ड, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, इट्स नॉट जस्ट अ लोन या समथिंग, तो इट इज अ वेरी वेरी वाइड एस्पेक्ट। अंश बेटा कल ही रखेंगे मेरे ख्याल से, तो कल क्या, कल मंडे है ना? हाँ तो कल कर लेंगे बेटा, कल 6:30 बजे 7 बजे जैसा भी होगा कल ही करेंगे बेटा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मंडे को रखेंगे, मंडे को आप पढ़ाई कर लो मंडे को। हाँ बेटा कल होगा ना लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर का टेस्ट। अब बेटा तुम्हें अब हिमांशी के लिए पढ़ा नहीं तो बेटा मत आना, फिर और क्या बोलूं मैं। तुमने कहा था कुणाल सर ने कैंसिल कर दिया मंडे को। बेटा मंडे रखेंगे, मंडे मंडे अगर कुणाल सर रखेंगे तो मैं ट्यूसडे कर लूंगा, वरना आई विल कीप ऑन मंडे। चलो अब हम चले बेटा आगे। तो बेटा जब आपके भयंकर इश्यूज है ना कुसुम, तो मैंने ना उस भयंकर इश्यूज के लिए डाउट क्लास रखी थी, जिसमें आप आई नहीं भयंकर इश्यूज अपने सॉल्व करने, तो अब उन इश्यूज का मैं भी क्या कर सकता हूं, भयंकर इश्यूज का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बेटा आगे, ठीक है? अब हम चलते हैं बेटा आगे। पावनी बच्चे मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेस्ट का टाइम वुड बी 6:30 से 8 बजे तक लगभग, ठीक है? लगभग 6:30 से 8 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना? सो 6:30 बजे से पहले मैं रख नहीं सकता बिकॉज मेरी सीएस की क्लास होती है, तो 6:15 मेरी को क्लास खत्म होती है, तो आई कैन कीप इट एट 6:30 ओनली बेटा, ठीक है? हाँ 8 बजे तक कर देंगे बेटा खत्म। हाँ चलो, सो अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, प्लीज जरा अब ध्यान से। अब हम बेटा नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेवल। बेटा ये मैंने जो अभी एग्जांपल करा ये बिल्कुल आसान सा एग्जांपल था। अब जैसा मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था, ये मैंने एग्जांपल बताया था मिस्टर एक्स फैक्टर वाला और कंपनी वाला। अब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि भाई हमारे सामने ये फैक्टरिंग का प्रपोजल है, हमारे सामने ये फैक्टरिंग का प्रपोजल है, तो आप बताइए क्या इस फैक्टरिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या ना करें। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इस प्रपोजल को हाँ करें या ना करें? अब वी आर फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, ठीक है ना? तो अब ये वाले कैसे इवैल्यूएट करने हैं, तो देखिए अब हम आपके साथ देखेंगे हाउ टू इवैल्यूएट फैक्टरिंग प्रपोजल इवैल्यूएशन, हाउ टू डू दिस। तो आइए प्लीज अब आप इधर से पढ़ते हैं। देखिए बच्चा अगेन अपना सिंपल सा रूल है बेटा, वी आर गोइंग टू कंपेयर द बेनिफिट्स वर्सेस द कॉस्ट। अगर बेनिफिट ज्यादा तो एक्सेप्ट, वरना तो रिजेक्ट, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो अब हम सोचते हैं हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे अगर हम फैक्टरिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेटा देखिए मैंने बोला फैक्टरिंग ना कई टाइप की होती है, जैसा मैंने बताया रिकोर्स नॉन रिकोर्स। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कुड हैव सेविंग इन आवर बेड डेट्स। अगर हमारा फैक्टरिंग प्रपोजल अलाउ करता है तो देयर विल बी अ सेविंग इन बेड डेट्स, डिपेंड करेगा बेटा प्रपोजल टू प्रपोजल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ मैं फैक्टर को बोलूंगा कि भाई तू ही जाके कलेक्शन कर, मैं नहीं करने वाला कुछ भी, मैंने तो तुझे ये बेच दिया, उसके बदले मैंने आप पैसे ले लिया, अब तू ही ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा इसका, मैंने कुछ नहीं करना। तो बेटा मेरे पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी सेविंग इन एडमिन कॉस्ट। भाई हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, कलेक्शन कॉस्ट है, व्हाटएवर इट इज, ये सब पैसा बच जाएगा। बोलो जी बोलो, यस और नो। अब जरा सोच के देखना, हमारा एसीपी बेटा कम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन हमारा एसीपी कम हो जाएगा। भाई पहले मेरे को 60 दिन का उधार था, मुझे तो 10 दिन में पैसे मिल गए, मेरे फैक्टर ने तो मुझे 10 दिन में पैसे दे दिए। तो बताइए किस पैसे पर मेरी बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच जाएगी। सो देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या अगर ये पैसा मैंने बैंक से लिया है, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था आज, इंटरेस्ट कॉस्ट, सेविंग, ये पैसा बच जाएगा ड्यू टू लोअर एसीपी, क्योंकि हमारा एसीपी कम हो गया बेटा। और हमें जनरल पॉइंट हमेशा डाल देते हैं, डिक्रीज इन अदर कॉस्ट। भाई कोई क्वेश्चन में डेटा दे दिया तो आपके पास पता होना चाहिए अदर कॉस्ट, ये सारे हमारे पास हो गए बेटा बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके बदले नुकसान क्या क्या या कॉस्ट क्या क्या लगेंगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेटा हमें फैक्टरिंग की कमीशन पे करनी पड़े, वी हैव टू पे अ कमीशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फैक्टर हमसे बेटा इंटरेस्ट चार्ज करे, वो कहेगा देख भाई अब मैं तेरे को पहले पैसे दे रहा हूं, इस पे तू मुझे इंटरेस्ट दे दे, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा, बट तू मुझे इस पैसे पर इंटरेस्ट दे दे, और ये पैसा तेरा ही है, तो बजट भी तेरे सब कुछ है, तो तू मुझे इंटरेस्ट दे दे, या इंटरेस्ट दे दे बजट भी मेरे सब कुछ डिपेंड ऑन। मैंने बोला क्या, डील्स बहुत सारी तरीके की बनती है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डील, इट इज क्लाइंट टू क्लाइंट विल वैरी। तो बेटा यहां पर हम बोलते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेटा इंटरेस्ट चार्जेस मुझे देने पड़ जाए, जो पैसा मुझे मिलेगा एज अ कंपनी बेटा मुझे ये पैसा मिला तो इसके बदले कॉस्ट, और एक जनरल पॉइंट अभी हम लिख देते हैं एनी अदर कॉस्ट। भाई कोई भी कॉस्ट में हो सकता है ना खर्चा हो जाए, ये बन गया बी। तो आप बताइए हमारे पास आ जाएगा नेट बेनिफिट और एज अ कंपनी मुझे पैसे कितने मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एनुअल क्रेडिट सेल्स है, ये बेटा हमारे पूरे साल की सेल्स है। फैक्टर इसके बदले आपको सारा पैसा तो देगा नहीं, फैक्टर जनरली इसमें से कुछ रिजर्व कर देगा। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमारे बैंक ने बेटा उसमें से कुछ डिडक्शन कर दी थी, भाई 10% घटा दो और जो भी बचेगा मैं उसका 80% दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं 20% ओनर का भी पैसा लगे, बेटा सारा मैंने दे दिया तो ओनर तो लापरवाह हो जाएगा।
ओनर तो लापरवाह हो जाएगा, वो कहेगा चल भग जा यहां से, तो बेटा ओनर तो लापरवाह हो जाएगा, होने दे बेटा, मेरे को मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो सारे पैसे मिल गए, सो देयर इज अ फैक्टर रिजर्व व्हिच इज केप्ट। अब बताओ इसमें से बेटा सबसे पहले जब पैसे दिए जाएंगे तो मेरे को जो पैसे लेने थे वो भी मैं माइनस करके ही दूंगा बेटा। बैंक जब आपको पैसे देगा तो अपनी कमीशन माइनस करके ही तो देगा। बैंक आपको जब पैसे देगा तो अपनी कमीशन माइनस करके ही देगा। वो कहेगा देख भाई तूने मुझे ये दे दे, माइनस कर दे, बैलेंस ही बच गया, सिंपल। यानी कि ये वो पैसा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, ये वो पैसा जो एडवांस के लिए अवेलेबल है, इतना पैसा मिलेगा। बट इस पैसे में से मुझे अभी इंटरेस्ट भी पे करना है बेटा, आई हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो, अगर होगी तो यानी कि ये बैलेंस है जो आपको मिलेगा। यानी कि फैक्टर कहेगा दिस इज द अमाउंट जो मैं आपको डेटर्स के बदले अभी दे रहा हूं। क्या पहले बात समझ आ गई? सो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जो अपने को मिलेगा। अब आते हैं बेटा इसके थर्ड पीटीआर पर। कभी कभी एग्जामिनर हमसे बेटा इसकी कैलकुलेशन करवाता है, वो कहता है आपने ये सारी चीजें निकाली इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट, आप इसे कॉस्ट की टर्म्स में बताओ या परसेंटेज टर्म्स में, तो आपको बताना पड़ेगा रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। भाई इस फैक्टरिंग के बदले फर्म को कितना खर्चा पड़ा, कितनी कॉस्ट पड़ी, तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। आप सबसे पहले देखो आपकी फैक्टरिंग की कॉस्ट कितनी है। ये बेटा क्या हो जाता है, आपको मैंने बताया था, अपना तो एक ही डायलॉग था परसेंटेज निकालने के लिए, क्या पे करा वर्सेस क्या रिसीव करा। अब जो मिला, अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं बेटा, पैसे तो ये मिले, पैसे तो ये मिले, बोलो जी बोलो, पैसे तो हमें ये मिले ना, तो कई लोग ये वाली वैल्यू यूज करते हैं और कई लोग ये वाली वैल्यू यूज करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों ही सही है बेटा, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो आप डिनोमिनेटर में या तो लोगे अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, भाई पैसा तो ये मिलना था ना एक्चुअली, बट आपने इसमें से इंटरेस्ट और काट लिया तो आपका नेट अमाउंट आ गया। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, नीचे नोट देके कोई भी दे देना, कोई डिफॉल्ट वाला केस नहीं है। आई होप पहले बच्चा बात समझ में आ गई। चलो अब एक काम करते हैं, बिफोर मूविंग फर्दर, आपको कॉपी करवाने से पहले बेटा इसका एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन सो दैट पहले ये सारी बातें बेटा समझ में आए कि हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ये पहले अच्छे से और क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आइए जरा अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, तो बच्चा देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। आइए, फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीस 360 lakhs एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days। बेटा कंपनी है जिसकी सेल्स इतनी है, एसीपी 30 दिन है। फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट्स बैड डेट लॉसेस आर अराउंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। फर्म स्पेंड्स 1,40,000 एनुअली ऑन एडमिन कॉस्ट, कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स अलोंग विद सैलरीज, दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर हम चाहें तो हम इन लोगों को निकाल सकते हैं, तो मेरा ये खर्चा बेटा जीरो हो जाएगा, मेरा ये खर्चा जीरो हो जाएगा, आई कैन डू दैट। अगर मैं चाहूं तो इन लोगों को टाटा बाय बाय कर दूंगा, तो मेरा ये खर्चा बेटा जीरो हो जाएगा, राइट। चल आगे, फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल। एक फर्म है ये कह रही है भाई साहब मैं आपके फैक्टर ले लेते हैं, मैंने कहा ले लो। फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन and will pay an advance against receivable on interest rate per annum after holding this as reserves. Analyze what should the firm do, assume 360 days। अब आपको बताना बेटा फर्म क्या करे बेटा, स्टार्ट क्वेश्चन। तो अगर हम यहां पर देखें तो बच्चों बताइए, हमारे पास सबसे पहले एक फैक्टरिंग का प्रपोजल आया है जिसे हमें आपके साथ इवैल्यूएट करना है, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये हो जाएगा बेटा हमारा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। चलिए सबसे पहले फायदों की बात कर लेते हैं। पहला फायदा, सबसे पहला फायदा, बेड डेट्स बेटा सेव हो जाएंगे। अगर कुछ बोला नहीं है हम तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे बेड डेट्स आपके सेव होंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो यानी कि सबसे पहले देयर विल बी सेविंग इन बेड डेट्स, आपके बेड डेट्स बेटा बच जाएंगे। कितने बेड डेट्स बच जाएंगे दोस्तों? 360 लाख की सेल है जिसका 2% आपका सेव हो जाएगा, तो बेटा 360 लाख का 2% 7,20,000 रुपए की सेविंग हो गई। साथ साथ ये एडमिन कॉस्ट बच जाएगी बेटा 1,40,000, तो हमारे पास हो जाएगा सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ 1,40,000। अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कोई डेटा नहीं दिया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, और कोई कॉस्ट भी नहीं दी, छोड़ दो, देयर इज नो नीड। तो बेटा अगर मैं इसका बात करूं तो ये मेरा टोटल फायदा हो गया 8,60,000 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट। सबसे पहले वी हैव टू बियर कमीशन बेटा, हमें सबसे पहले फैक्टरिंग की कमीशन देनी है, 1% देना है। तो बेटा 1% मैंने आपको बोला था हमेशा सेल्स का, तो 1% पूरे प्रपोजल का, तो यानी कि 3,60,000 रुपए का ये खर्चा। इसके अलावा हमें बोला गया कि हमें इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा एज अ फर्म, द फैक्टर विल चार्ज इंटरेस्ट, तो यानी कि देयर विल बी सम इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स लिखवाए थे बेटा उसी के बेस पर काम। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हमारी सेल्स कितनी, तो बेटा हमारे पास हमारी पूरे साल की सेल्स है 360 लाख। इसमें से सबसे पहले तो बेटा वो रिजर्व बना देगा कि भाई साहब ये वाले पैसे तो मैं दूंगा नहीं, तो 10% का रिजर्व बोले तो बेटा 36 लाख का रिजर्व बना दिया।
साथ साथ हमने उसको कमीशन भी देनी है, तो बेटा वो कमीशन भी इसमें से माइनस करके ही मुझे पैसे देगा, तो यानी कि 3,60,000 का ये भी माइनस कर देगा। तो बताइए, यानी कि वो मुझे मेरे बैंक में कितने पैसे देने वाला है? तो मेरे को वो कहेगा देख भाई, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, मैं तुझे बेटा इतने पैसे देने वाला हूं, दैट इज बेटा 320,40,000। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों? अब मुझे क्या पे करना है बच्चों? इंटरेस्ट। अब ये कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको, ये कहानी बच्चों समझनी पड़ेगी। सर एक बात बताओ, ये पैसा मुझे मिलेगा, बट ये किस चीज के लिए पैसा मिल रहा है बेटा? डेटर्स के लिए। ये किस चीज के लिए पैसा मिल रहा है बच्चों? डेटर्स के लिए, ठीक है? अब जरा सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों, दिमाग लगाएं बच्चों। चलो आइए दिमाग लगाते हैं आपके साथ। मैं यहां पर डेज बना लेता हूं आपके साथ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन एंड सो ऑन, 30वां दिन, 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन, ठीक है? एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा बेटा पूरे 365 तक। बताओ जी, पहले दिन हम सेल करेंगे, दूसरे दिन सेल करेंगे, तीसरे दिन सेल होगी, चौथे दिन सेल होगी एंड सो ऑन, 30वें दिन भी सेल होगी। बेटा बताओ 31वें दिन क्या होगा? 31st डे पर मैं सेल तो करूंगा, बट यहां पर मुझे रिसीव हो जाएगा अमाउंट ऑफ डे 1 वाला। बताओ जी बताओ, जो मैंने पहले दिन सेल करी थी बेटा वो तो रिसीव हो गया, ऑल्दो एक दिन की एक्स्ट्रा सेल्स हो गई है। फिर अगले दिन क्या होगा? फिर दोबारा सेल, बट रिसीव हो जाएगा अमाउंट ऑफ डे 2 बेटा, सेकंड डे वाला। तो जरा सोचो, हमारा 30 दिन का पैसा ब्लॉक, बेटा मेरा पैसा कितना ब्लॉक हुआ? 30 दिन का। अब 31वें दिन क्या होगा? बेटा 2 से लेकर 31 का पैसा ब्लॉक, पहले दिन वाला मिल गया बट एक दिन की सेल हो गई, तो फिर से 30 दिन का पैसा ब्लॉक, फिर 3rd से लेकर 32 तक एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो अब जरा सोचो, मेरा पैसा कितना ब्लॉक होगा? तो अगर मैं बोलूं हमारा अमाउंट कितना ब्लॉक होगा, तो मेरे को पैसा मिलना है पूरे साल का इतना। बेटा मेरे पास पैसा तो 320.40 है, इसका सिर्फ 30 दिन का मैं लूंगा, ये मेरा ब्लॉक वाला अमाउंट आएगा बेटा। सोचो जरा सोचो, दिस इज द अमाउंट जो हमारा बेटा ब्लॉक होगा, जो भी आप बता रहे हो 26.7, ये मेरा ब्लॉक होगा, और ये अमाउंट पूरे साल ब्लॉक रहेगा। आप देखिए बेटा, ये अमाउंट पूरे साल ब्लॉक रहेगा, तो इंटरेस्ट कितना? 26,70,000 पर पूरे 15% का पूरे साल का। सो दिस इज द अमाउंट 4,05,500 रुपए जो मेरा आएगा। बात समझ आइए? मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगता है बेटा इसके अंदर, दिमाग लगता है बेटा इसके अंदर, ऐसा इतना आसान नहीं होता ये। दोबारा सुन लो बेटा एक बार इसको, दोबारा सुन लो एक बार इसको। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग द टॉपिक अगेन। मैं ये इंटरेस्ट वाला पार्ट पूरा रिपीट कर रहा हूं, सो प्लीज दोबारा सुन लो। बेटा मुझे पैसा मिलना है, मैंने तो पूरे साल की सेल्स करनी है। मुझे मेरा जो पर्सन है, फैक्टर है, वो कह रहा है भाई मैं तुझे पैसा दूंगा। मैंने कहा हाँ भाई पैसा दे दे, हाँ भाई पैसा दे दे, बट बताओ क्या वो मुझे 320 लाख रुपए दे देगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा मेरा 320 लाख पूरे ईयर का है, ये तो स्प्रेड है ना पूरे साल में, रोज हम सेल करेंगे। ये 360 लाख पहले दिन ही तो सेल नहीं कर रहा, ये 360 लाख पहले दिन सेल नहीं कर रहा, ये रोज 1-1 लाख की सेल हो रही है टेक्निकली। हमारे पास 360 दिन काम होगा, तो रोज 1-1 लाख की सेल हो रही है टेक्निकली। तो बेटा मैंने पहले दिन 1 लाख का सामान बेचा, दूसरे दिन बेचा, तीसरे दिन बेचा, तो मैंने 30 दिन तक पहले रोज 1-1 लाख का सामान बेचा, ये पैसा मेरा ब्लॉक हो गया। 31वें दिन दोबारा सामान बेचूंगा, बट पहले वाला मिल जाएगा क्योंकि 30 दिन का उधार होता है, तो फिर 30 दिन का पैसा ब्लॉक, फिर 30 दिन का पैसा ब्लॉक। तो बेसिकली मेरा जो डेटर्स क्रिएट होगा या जो मेरा पैसा ब्लॉक होगा वो तो 30 दिन का हो रहा है ना, वो तो 30 दिन का हो रहा है। तो मेरा जो फैक्टर है वो मुझे डेटर्स के बदले पैसे दे रहा है, वो मुझे किसके बदले पैसे दे रहा है? डेटर्स के बदले पैसे दे रहा है। तो डेटर्स में तो मेरा 30 दिन का ही पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, डेटर्स में तो मेरा 30 दिन का पैसा ब्लॉक हो रहा है। अब ये बंदा क्या करेगा? ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब फैक्टर मुझे क्या करेगा? बेटा फैक्टर मुझे इसका 30 दिन का ये वाला पैसा पूरे साल के लिए दे देगा। जा भाई 26,70,000 पर रख ले। अब जैसे ये मेरे को पहले 30 दिन के 26,70,000 मिल गए, पहले 30 दिन के उधार जो मेरा एक्चुअली 30 लाख का, बट चार्जेस काट के मेरे को मिल रही है 26,70,000। अब ये 26,70,000 पूरे साल मेरे पास पड़े रहेंगे, ये पूरे साल मेरे पास पड़े रहेंगे। क्यों? पहले दिन जो सेल करी ये 26,70 हो गया, फिर बेटा ये वाला पैसा 26,70 हो गया, फिर ये वाला पैसे के बदले 26,70 हो गया, तो ये पूरे साल ब्लॉक रहेगा। तो मेरे पे वो 15% का बेटा इतना पैसा लेगा, तो यानी कि मेरे से जो वो इंटरेस्ट लेगा वो लेगा 4.005 लाख। यानी कि जो इंटरेस्ट की कॉस्ट हुई इतना पैसा पूरे साल का, बट मेरे को तो 30 दिन का ही मिलेगा। एडवांस तो बेटा 30 दिन का ही देगा ना वो मुझे, और उस पे पूरे परसेंटेज, क्योंकि हम यहाँ एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हमें देखना तो पूरा पड़ेगा। तो पूरे साल के दौरान, पूरे साल का अगर हम देखें तो हमने जितना सामान बेचा उसके बदले मुझे जो पैसा मिलेगा वो 316-395 मिलेगा। पहले बेटा बात समझ में आ गई? पहले बेटा बात समझ में आई? तो यानी कि अब मेरे को तो सिर्फ यहाँ इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट तो मेरी 4,05,000 रुपए है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली कंपनी को बेटा फायदा हो रहा है। प्रैक्टिकली कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है 7,60,500, तो यानी कि कंपनी को तो बेटा नेट बेनिफिट हो रहा है, विच इज A माइनस B 99,500 का। अब आप मुझे बताइए, तो हम तो इसको क्या कर देंगे?
रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, रिकमेंडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। पहले दोस्तों बात समझ में आई है भाई, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैंने इसलिए बोला था आज की क्लास लाइव अटेंड करनी जरूरी है। अब जिन बच्चों ने नहीं माना कोई बात नहीं, अभी उनको खत्म नहीं हुआ, अभी कंक्लूजन नहीं दिया मैंने, अभी और बता रहा हूं। सर अब आता है इसके बाद अगला, सर अगला ये आता है कि सर हम करेंगे क्यों, या हाउ डू वी डिसाइड कि ये करें या ना करें। ये तो चलो प्रपोजल का फायदा हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, बट हमें अगर ये ना करें, मेरे को उसको किसी और प्रपोजल से भी तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आई हैव टू इवैल्यूएट विद सम अदर प्रपोजल कि भाई अगर मैं इसकी जगह वर्किंग कैपिटल लगा दूं, अगर मैं लोन ले लूं या कुछ कर दूं तो क्या। तो उस केस के लिए जो मैंने आपको बताया था हम वो करते हैं, दैट इज हम आपके लिए यहां पर प्रैक्टिकली निकालते हैं, और जो क्वेश्चन ने बोला नहीं है बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो भाई फैक्टरिंग की वजह से मेरी कॉस्ट कितनी, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है 7,60,500 रुपए की कॉस्ट है बेटा। 7,60,500 इज द कॉस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ दिस मच। आप बेटा ग्रॉस भी ले सकते हो, मैंने पहले भी बोला था, आप 320 भी ले सकते हो। तो आपका जो कॉस्ट आएगा वो कितना आता है बताइए जरा। आपका कॉस्ट आता है बेटा 24.03। श्रुति कह रही है नहीं बेटा 24 कहां से आ जाएगा बेटा, कैसी बातें कर रहे हो यार, 7 लाख रुपए और 316 लाख रुपए, कहां से 24% दिख रहा है तुम्हें, ये 2.403%। पहले दोस्तों बात समझ आई। नाउ दिस इज एक्चुअली द टोटल कॉस्ट अगेंस्ट फैक्टरिंग। द सिमिलर वे कुड बी कंप्यूटेड विद अदर ऑप्शंस एंड यू कैन डिसाइड ऑन कि भाई आप ये काम करोगे या नहीं करोगे। मैं फिर से पहले अब एक काम करते हैं बेटा, अब एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, पहले ना इसको कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी फर्स्ट, फिर मैं लास्ट में एक बार इसको समराइज दोबारा करूंगा, इस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा बट लास्ट में, अभी नहीं, ठीक है। बिकॉज क्या है अभी पहले कॉपी करते हैं वरना सारा खिचड़ी बन जाएगा। तो लेट्स कॉपी, फिर मैं लास्ट में एक बार पूरे को दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी से बेटा क्वेश्चन, अब आप पहले टॉपिक कॉपी करो बेटा, हर्षित पहले सारा कॉपी करो बेटा, हम बाद में बात करेंगे। अब मैं पहले कॉपी करो फिर मैं आपकी बाद में बात करता हूँ सारी, पहले कॉपी करो सारे बच्चे, वरना क्या होगा बेटा अभी ना डाउट्स के चक्कर में ना जिनको समझ आया वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सो थोड़ा सा वेट, पेशेंसली वेट करते हैं, पहले आप कॉपी कर लीजिए फिर मैं सबकी बातें करता हूँ। करिए बेटा कॉपी। करिए बेटा फटाफट से प्लीज कॉपी। हो गया बच्चों सबका कॉपी, एग्रीमेंट डन बच्चा, जल्दी करिए प्लीज। करिए बेटा कॉपी। बेटा मैंने अभी बोला पहले फटाफट कॉपी कर लो, डाउट्स मैं बाद में लूंगा। तो क्या करूं दीपक, क्लास है तो ठीक है, जाओ फिर सर की क्लास में, मेरे को क्या बता रहा है। अच्छा 2 मिनट पहले छोड़ देना, तो चला जाइए 2 मिनट पहले क्लास बंद करके, खत्म कहानी। तुम सारे सेक्रीफाइस में मुझसे ही करवाते हो, है ना, कभी दूसरे को बोलते हो, कभी किसी और को बोला तुमने कि सर आज 2 मिनट पहले छोड़ दो, सर आज 10 मिनट लेट करना, उन बाकी किसी की क्लास में आवाज नहीं निकलती होगी तुम्हारी। अबे मुझे सब पता है तुम्हारी हरकतें। हाँ उनका फिक्स था, मेरा तो वेरिएबल है, मेरा तो बेटा वेरिएबल है, हमारी क्लास की तो इज्जत कुछ नहीं है तुम्हारे लिए नालायक। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो ये डायलॉग मेरी क्लास में आ रहा है, वहां जाके अंकित सर को दूसरा डायलॉग सुनाएगा। चलो बेटा काम हो गया, कॉपी हो गया यहाँ तक, चलिए प्लीज नेक्स्ट, जल्दी करिए बेटा कॉपी फटाफट से, चलिए प्लीज नेक्स्ट, जल्दी करिए बेटा कॉपी फटाफट से।
चलिए बेटा नेक्स्ट करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर बेटा 21। अबे वेट वालो, माता रानी पाप चढ़ाएगी तुमको तो। इलेवन 11:30 बेटा, 11:30 तक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा करिए फटाफट से, कॉपी करिए प्लीज। हो गया बच्चों कॉपी सबका? इज दिस डन? बेटा अदनान अभी 2 मिनट रुक जा, मैं बार बार बोल रहा हूं आप बच्चों को पेशेंस पेशेंस पेशेंस। आप बेटा अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी बस सब कॉपी कर ले, फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। बेटा पहले ये कर ले, बैक बैक करना है लाइक। अबे पहले कॉपी तो कर लेना लायक। अबे जो सामने है पहले उसे निपटा ले दोस्त, फिर हम बैक भी करेंगे, बट तू पहले कॉपी तो कर। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपने बेटा यहां तक का सारा कॉपी कर लिया। चलिए आइए लेट्स डिस्कस इट वंस मोर दिस क्वेश्चन। मैं पहले इस क्वेश्चन को बेटा आपको एक बार समराइज दोबारा कर रहा हूं सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर 100% क्लियर। पहले मेरी बात सुन लेना, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। देखो बेटा हम इस क्वेश्चन को पूरा जब भी सॉल्व करते हैं, जैसा मैंने यहां पर भी कहा, हम बेटा इसको एनुअल बेसिस पर सॉल्व करेंगे कि पूरे साल का क्या होगा, व्हाट विल हैपन फॉर द पूरा ईयर का। आप चाहो तो मंथली कर सकते हो, साल एकदम डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगी, दैट्स इट। बट अपने को बेटा पूरे साल का करना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें देश भी पूरे साल का दे रखा है। तो अपन ने देखा पूरे साल में 360 लाख की सेल है, इस पे 2% डिविडेंड्स होते हैं, ये बच गए। एडमिन कॉस्ट बेटा पूरे साल की बच गई। क्वेश्चन में वर्ड बोला था अवॉइडेबल कॉस्ट, इसलिए ये पैसा बच गया। अब आप कॉस्टिंग पढ़ चुके हो, अगर ये होता अनअवॉइडेबल तो बेटा ऑब्वियसली ये पैसा नहीं बचता। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, इस पैसे को रोक ही नहीं सकते। तो जब रोक ही नहीं सकते तो ये इररिलेवेंट हो गया, मैं इसे कंसीडर ही नहीं करता। बट सिंस ये अवॉइडेबल था तो हम इसको रोक सकते हैं, तो हमने कहा रोक लो भाई, पैसे बच गए। फिर उसके बाद हमें जो ऑफर मिला है वो 1% कमीशन बेटा हमने बोला था कमीशन हमेशा किस पर लगेगी, टोटल सेल्स पर, क्योंकि हम तो पूरे साल का देख रहे हैं। अगर आप महीने का देखते तो ये भी डिवाइडेड बाय 12, ये भी डिवाइडेड बाय 12 और फिर इसको भी डिवाइड बाय 12 करके करते। सो दैट वुड हैव बीन द केस। बट हमने कहा अब एक तो गया कमीशन, अब इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, आपको पूरे साल का सेल्स इतना है, इतना वो रिजर्व रखेगा साल का, इतना साल का कमीशन। तो यानी कि उसने एज अ फैक्टर पूरे साल के इतने पैसे देने हैं। एज अ फैक्टर बेटा वो इतने पैसे, इतने डेटर्स के बदले पैसे देगा, इतने डेटर्स या क्रेडिट सेल्स के बदले पैसे देगा। बट ये सेल्स एक दिन में तो होगी नहीं, ये तो रोज 1 लाख की सेल है। रोज 1 लाख की सेल का पूरे साल का इतना बनता है। अब ये फैक्टर करेगा क्या? अब ये रोज मुझे 1-1 लाख तो देगा नहीं, ले भाई आज के 1 लाख, आज के 1 लाख, आज के 1 लाख ऐसे तो देगा नहीं। तो ये फैक्टर मुझे क्या करेगा, मुझे पहले ही दिन मेरे डेटर्स के बदले पैसे दे देगा। भाई जितना पैसा मेरा ब्लॉक होता है ये उतना पैसा मुझे दे देगा। तो मेरा पैसा कितना ब्लॉक होता है, मेरा पैसा 30 दिन का उधार है, तो 30 दिन का पैसा ब्लॉक होता है। ये बेटा 30 दिन का ब्लॉकेज आ गया, ये 30 दिन का ब्लॉकेज आ गया। तो हमें पैसे देने थे उसने पूरे साल के, ये 30 दिन का पैसा ब्लॉक है, तो पैसा इतना ब्लॉक है, ये वो मुझे पहले दिन दे देगा। अब वो इसके बदले कुछ नहीं देगा। तो जब उसने मुझे ये पहले ही दिन दे दिए तो बेटा इसका मतलब उसने ये पूरे साल का दे दिया। जो वो रोज 1-1 लाख करके देता, अब उसने उसके बदले स्टैंडर्ड मुझे ये दे दिया कि जो मेरा पैसा फंसेगा उसका पैसा मुझे उसने पहले दिन दे दिया। अब ये जो पैसा दे दिया इस पर वो पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि पूरे साल का दिया। तो ये मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई जो हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो यानी कि नेट अमाउंट जो मुझे पूरे साल का मिला वो 316 पॉइंट जो भी इतना लाख मिला।
दिस इज द नेट अमाउंट जो हमें पूरे साल का मिला। अब हम कहते हैं ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई, तो मेरी टोटल कॉस्ट आती है 7,60,000, दिस इतना मेरा बेनिफिट, तो ये मेरा फायदा, तो एक्सेप्ट। अब अगर हम देखें पूरे साल में इतना पैसा मिला वर्सेस ये मेरी कॉस्ट है, तो नेट नेट हमें 2.403% की कॉस्ट पड़ी। दिस इज द नेट कॉस्ट व्हिच वी हैव टू बी इनकर्ड। नाउ इफ वी आर कंपेयरिंग रिलेटिवली, ये तो हो गया बेटा अमाउंट वाइज कंपेयर कर रहा, भाई इस स्कीम में इतना कॉस्ट और फायदा, दूसरी स्कीम को कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद जहां पर जो बेस्ट पड़ेगा हम उसको देख लेंगे। सो दैट इज हाउ दिस फैक्टरिंग प्रपोजल इज डन। सो मैंने आज आपको एक क्वेश्चन करवा दिया इसका, मैंने आपको पूरा का पूरा दोबारा से सारे पॉइंट समझा दिए, कौन सी बात कैसे कैसे कहां इवैल्यूएट हो रही है। होप अब ये आपको बेटा समझ में आ गई है ना। तो बेटा कम मिला क्योंकि उसके बदले चार्जेस और बाकी सब भी तो कटेगा ना। आपको क्या लगता है सारे पैसे थोड़ी मिल जाएंगे कभी भी? सारे पैसे तो बेटा कभी भी कोई नहीं देगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बेटा 30 डेज वाला स्लाइड दिखा दूं? अच्छा ये लो स्लाइड देख लो बेटा, 30 डेज वाला है ना बेटा। 30 डेज से पहले कैश भी तो मिला, कौन सा 30 डेज से पहले कैश मिला बेटा? उसको लॉस नहीं होता, उसको भी प्रॉफिट होता है। कोई पागल है क्या लॉस में काम करेगा? वो भी इवैल्यूएट ही करता है सब कुछ, ऐसा थोड़ी है कोई भी लॉस में काम करेगा। चलो अभी के लिए इतना ही। अब बेटा आपसे कल मिलेंगे, अब हम आपसे कल मिलेंगे और कल हम इसको आगे लेकर चलेंगे। बेटा ऋतिक मैंने बता दिया, इस केस में हमारा फैक्टर क्लियर कर रहा है, तभी तो मैंने अपने यहाँ सारी बजट की सेविंग कर ली थी, तभी तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने अपने यहाँ सारी बजट की सेविंग कर ली थी। ठीक है जी, चलो अब हम मिलते हैं बेटा आपसे कल। टिल दैट टाइम बाय 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 बाय।